वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं द रीडर्स बुक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार, सीधा आपकी जिंदगी में उतारने के लिए। आज की किताब है रीबिल्ड योरसेल्फ, लिखी है प्रतिज्ञा रुमधे ने, जो एक माइंडसेट एल्केमिस्ट, स्पीकर और ऑथर हैं। इस किताब का सबटाइटल है द सुप्रीम ट्रुथ टू ओवरकम इनएडिक्वेसी एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऊपर लिखा है इट इज टाइम टू टर्न ब्रेक डाउन इनटू ब्रेक थ्रू। सोचो एक पल के लिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम अंदर से टूट गए हो? कितनी बार लगा कि तुम किसी काम के नहीं, कि दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वहीं खड़े हो, कि लोग तुम्हें समझते नहीं या शायद तुम खुद को नहीं समझते? ये किताब उन्हीं सवालों का जवाब है। आज हम इस किताब को एक एक हिस्से में तोड़कर देखेंगे, ताकि तुम सिर्फ पढ़ने वाले न रहो, बल्कि समझने वाले बनो, और जो समझो उसे अपनी जिंदगी में उतारो। तो चलो शुरू करते हैं। तुम टूट क्यों जाते हो? जिंदगी में हर इंसान एक वक्त ऐसा आता है जब वो अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता है। एक ऐसी फीलिंग जिसमें ना कोई डायरेक्शन होती है, ना कोई उम्मीद, ना कोई एनर्जी। लोग इसे डिप्रेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे लेजीनेस कहते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा रुमदे कहती हैं कि ये दोनों गलत हैं। ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा कुछ और चाहता है और दूसरा हिस्सा कुछ और कर रहा है। सोचो ऐसे, एक तरफ का तुम चाहते हो कि सुबह 5 बजे उठकर जिम जाओ, प्रोडक्टिव रहो, अपनी लाइफ बदलो। दूसरा, तुम रात 2 बजे तक फोन स्क्रॉल करता रहता है। और जब दोनों में टकराव होता है तो रिजल्ट क्या निकलता है? गिल्ट, शेम, सेल्फ डाउट। और यही गिल्ट धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खाने लगती है। किताब कहती है कि हमारे ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा कारण ये नहीं होता कि दुनिया ने हमें हर्ट किया, बल्कि ये होता है कि हम अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं। और इस लड़ाई में दोनों तरफ हम होते हैं, तो हार भी हम ही रहे होते हैं, जीत भी हम ही रहे होते हैं। अब सवाल आता है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आता कहां से है? प्रतिज्ञा रुमदे समझाती हैं कि हमारे बचपन से, हमारे परिवेश से, हमारे एक्सपीरियंसेस से एक सेट ऑफ बिलीव्स बन जाती हैं। एक एक स्टोरी जो हम खुद के बारे में अपने अंदर रखते हैं। जैसे, मैं इतना केपेबल नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं हमेशा फेल होता हूं। ये स्टोरीज हमने खुद नहीं लिखियां, ये हमें दूसरों ने दी हैं। एक टीचर ने कहा, एक पेरेंट ने कहा, एक दोस्त ने मजाक उड़ाया और हमने उस बात को सच मान लिया। और जब हम इस सच के अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक आवाज उठती है, तू कर ही नहीं सकता, और हम रुक जाते हैं। यह है पहला लेवल समझने वाला, कि टूट फूट बाहरी नहीं, अंदर से होती है। अब प्रतिज्ञा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, इनएडिक्वेसी, यानी ये फीलिंग कि मैं काफी नहीं हूं। ये फीलिंग सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि ये तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है, ये तुम्हें रिलेशनशिप्स में वल्नरेबल होने से रोकती है, ये तुम्हें अपने सपनों की तरफ कदम उठाने से रोकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फीलिंग अक्सर सच नहीं होती। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो तुम्हारे दिमाग ने क्रिएट किया है पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। एक उदाहरण लो, अगर स्कूल में एक बार तुमने स्टेज पर कुछ बोलने की कोशिश की और लोग हंसे, तो उस दिन से तुम्हारा दिमाग एक लॉ बना लेता है, मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता। और बाद में चाहे तुम कितनी भी पढ़ाई करो, कितना भी टैलेंटेड बनो, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, वो एक पुरानी मेमोरी सामने आ जाएगी और तुम्हें रोक देगी। ये है इनएडिक्वेसी, एक पुरानी कहानी जो आज भी चल रही है। तो पहले पार्ट का एसेंस ये है, तुम्हारा ब्रेकडाउन कोई दुर्घटना नहीं है, वो एक सिग्नल है कि कुछ अंदर बदलने की जरूरत है। और वो तब्दीली सिर्फ तब हो सकती है जब तुम समझो कि ये लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। अपने आप को पहचानो। प्रतिज्ञा कहती हैं, तुम खुद से मिल नहीं सकते जब तक तुम खुद को जानते नहीं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन सोचते कब है? हम सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। इस पूरी दौड़ में हम कभी अपने आप के साथ अकेले नहीं बैठते। और इसलिए जब अकेला बैठते हैं तो बेचैनी होती है, क्योंकि अंदर जो कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं वो अनकंफर्टेबल हैं। इसलिए हम एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, ताकि उस आवाज को सुनना ना पड़े। लेकिन रीबिल्ड योरसेल्फ कहती है, वो आवाज ही तेरी गाइड है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप से ये पूछना, मैं क्या फील कर रहा हूं और क्यों? मेरी कौन सी बिलीफ मुझे रोक रही है? मैं कब से ये पैटर्न रिपीट कर रहा हूं? ये इमोशन कहां से आ रहा है, प्रेजेंट से या पास्ट से? किताब में प्रतिज्ञा एक पावरफुल टेक्निक शेयर करती हैं, जिसे वो कहती हैं द मिरर मोमेंट। मतलब दिन में एक वक्त निकालो, बस अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, जज मत करो, बस देखो। जैसे तुम एक बाहरी ऑब्जर्वर हो।
जब तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तुम उन्हें कंट्रोल भी करने लगते हो। एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल वो देती हैं, कई बार हम किसी बात पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं। कोई छोटी सी चीज बोलती है और हम अंदर से बहुत ज्यादा टची फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे किसी पुराने वूंड को टच करती है। सेल्फ अवेयरनेस यही सिखाती है, हर रिएक्शन के पीछे एक अनहील्ड स्टोरी होती है, और जब तुम उस स्टोरी को आइडेंटिफाई कर लेते हो तब तुम उसे हील कर सकते हो, पहले नहीं। इस पार्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है, द गैप, वो जगह जो तुम्हारे ट्रिगर और तुम्हारी रिस्पॉन्स के बीच होती है। रिएक्टिव लोग इस गैप को क्लोज कर देते हैं, सीधा रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन सेल्फ अवेयर लोग इस गैप को बढ़ाते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये गैप ही तुम्हारा ग्रोथ स्पेस है। तो पार्ट 2 का टेक अवे है, खुद को जानो, अपनी स्टोरीज को जानो, अपने ट्रिगर्स को जानो, सिर्फ तब तुम उन्हें बदल सकते हो। बिलीफ्स बदलो, जिंदगी बदलेगी। लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दो। अब हम आते हैं उस जगह पर जो इस किताब की कोर है, लिमिटिंग बिलीफ्स। प्रतिज्ञा रुमदे कहती हैं, तुम्हारी जिंदगी का साइज तुम्हारी बिलीफ्स का साइज है। सोच के देखो, जो इंसान मानता है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, वो बार बार फेल होने के बाद भी कोशिश करता रहता है, और जो मानता है कि सक्सेस सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, वो एक बार फेल होते ही रोक देता है। एक ही सिचुएशन, अलग बिलीफ्स, अलग रिजल्ट्स। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होती हैं? वो थॉट्स जो तुम्हें बताती हैं कि ये मुझ जैसे लोगों के लिए नहीं है, मेरी उम्र हो गई बदलने की, अगर मैं ये करता हूं तो लोग क्या सोचेंगे, मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं इतना लकी नहीं हूं। ये सब लाइज हैं, लेकिन तुमने इन्हें इतनी बार सुना है कि ये ट्रूथ्स बन गई हैं। किताब में एक पावरफुल एनालॉजी दी गई है, हाथी और रस्सी की कहानी। एक छोटा हाथी जब ट्रेनिंग में होता है तो उसकी पांव में रस्सी बांध दी जाती है। वो कोशिश करता है छूटने की, नहीं छूट पाता। धीरे धीरे वो कोशिश करना बंद कर देता है। जब वो बड़ा हाथी बन जाता है जो आसानी से उस रस्सी को तोड़ सकता है, तब भी वो नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि मैं इस रस्सी से आज़ाद नहीं हो सकता। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी रस्सी है? कोई पुराना एक्सपीरियंस, कोई पुराना इंसान, कोई पुरानी फेलियर जो अभी भी तुम्हें रोक रही है, हालांकि अब वो उतनी पावरफुल नहीं रही? प्रतिज्ञा एक प्रोसेस शेयर करती हैं बिलीफ्स बदलने की। पहला कदम, आइडेंटिफाई करो कौन सी बिलीफ मुझे रोक रही है। दूसरा कदम, क्वेश्चन करो, क्या ये सच में सच है या ये सिर्फ मेरी एक पुरानी स्टोरी है। तीसरा कदम, रिप्लेस करो, एक नया एम्पावरिंग बिलीफ चूज करो। चौथा कदम, रीइंफोर्स करो, बार बार वो नया बिलीफ अपने आप को याद दिलाओ जब तक वो ऑटोमेटिक नहीं बन जाता। ये प्रोसेस सिंपल लगता है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि पुरानी बिलीफ्स डीपली रूटेड होती हैं, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहो तो ये काम करता है। इस पार्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी शिफ्ट। प्रतिज्ञा कहती हैं, सिर्फ हैबिट्स बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। अगर तुम अंदर से अभी भी खुद को एक फेलियर मानते हो तो चाहे कितनी भी अच्छी हैबिट्स लाओ, अंदर से साबोटाज करते रहोगे। पहले आइडेंटिटी बदलो, अपने आप को वो इंसान मानो जो तुम बनना चाहते हो, और फिर उसी के हिसाब से एक्शंस करो। ये थोड़ा एलियन लग सकता है, लेकिन सोचते हैं साइंटिफिकली। हमारे एक्शंस हमारे बिलीफ्स से आते हैं, हमारे बिलीफ्स हमारे आइडेंटिटी से। तो अगर आइडेंटिटी ही वीक है, बिलीफ्स और एक्शंस दोनों वीक रहेंगे। तो मैं एक हेल्दी इंसान हूं, ये आइडेंटिटी अडॉप्ट करो पहले, और फिर देखो कैसे ऑटोमेटिकली हेल्दी चॉइसेस करने लगते हो। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करें, द वॉर विद इन, शांति कैसे पाएं। इस पार्ट में प्रतिज्ञा एक बहुत ही ऑनेस्ट चीज कहती हैं, दुनिया से लड़ना आसान है, अपने आप से लड़ना सबसे मुश्किल है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जब तुम्हारा एक हिस्सा कुछ चाहता है और दूसरा हिस्सा कुछ और। ये कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप्स में दिखता है, करियर में दिखता है, डिसीजंस में दिखता है। जैसे तुम एक नया करियर स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन सिक्योरिटी की जरूरत भी है। तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ना चाहते हो लेकिन लोनलीनेस का डर भी है। तुम अपनी बात कहना चाहते हो लेकिन रिजेक्शन का डर भी है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स तब रिजॉल्व नहीं होते जब तुम एक साइड को फोर्स करते हो दूसरे साइड को दबाने के लिए। ये तब रिजॉल्व होते हैं जब तुम दोनों साइड्स को समझते हो। प्रतिज्ञा एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क देती हैं, द टू वॉइसेस फ्रेमवर्क। पहली आवाज, द प्रोटेक्टिव वॉइस, ये वो आवाज है जो तुम्हें रोकती है, डर दिखाती है, रिस्क नहीं लेने देती। ये आवाज बुरी नहीं है, ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है उस पुराने दर्द से जो तुमने कभी फील किया था। दूसरी आवाज, द ग्रोथ वॉइस, ये वो आवाज है जो तुम्हें आगे बढ़ने को कहती है, नया ट्राई करने को कहती है, सपने देखने को कहती है।
जब दोनों लड़ती हैं तुम पैरालाइज हो जाते हो। सोल्यूशन क्या है? दोनों को एक्नॉलेज करो। प्रोटेक्टर वॉइस को बोलो, मैं समझता हूं तू मुझे बचाना चाहता है, शुक्रिया, लेकिन अब मुझे आगे जाना है। और ग्रोथ वॉइस को बोलो, मैं सुनता हूं तुझे और मैं कदम उठाने को तैयार हूं। ये एक इंटरनल डायलॉग है जो जब तुम कॉन्शियसली करते हो, कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस पार्ट में, पीपल प्लीजिंग और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का कनेक्शन। बहुत लोग अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो ज्यादा टाइम और एनर्जी बाकी लोगों को खुश करने में लगाते हैं। हर वक्त हाँ कहना, खुद को पीछे रखना, ये एक आदत बन जाती है और इस आदत की कॉस्ट होती है अपनी ऑथेंटिसिटी। जब तुम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होते तो अंदर एक एम्प्टीनेस रहती है, चाहे बाहर से सब ठीक लगता हो। किताब कहती है, अपने आप के साथ लॉयल रहो पहले, यही सबसे बड़ी सर्विस है जो तुम दुनिया को दे सकते हो। ब्रेकडाउन को ब्रेक थ्रू में बदलो, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन। हम आ गए हैं किताब के सबसे पावरफुल पार्ट पर। यहां प्रतिज्ञा रुमडे पूछती हैं एक क्वेश्चन, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ जिसने तुम्हें तोड़ दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसने तुम्हें एक्चुअली बनाया? जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त अक्सर हमारी सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें तब समझते हैं जब हम उन्हें सरवाइव कर लेते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। किताब में यहां जापानीज फिलॉसफी किंसुगी का रेफरेंस है, वो कला जिसमें टूटे हुए बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है। बर्तन ज्यादा सुंदर नहीं दिखता जब वो नया होता है, वो ज्यादा सुंदर लगता है जब उसकी टूट और रिपेयर विजिबल होती है। तुम्हारा ब्रेकडाउन तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी स्टोरी का सबसे पावरफुल चैप्टर है। लेकिन ये तब होता है जब तुम कुछ करते हो ब्रेकडाउन के साथ। पहली चीज, एक्सेप्ट करो, जो हुआ हुआ, उसे डिनाई मत करो, सप्रेस मत करो। रोना है तो रो, फील करना है तो फील करो, लेकिन स्टक मत रहो। दूसरी चीज, मीनिंग ढूंढो। हर मुश्किल एक्सपीरियंस में एक लेसन होता है, शायद इमीडिएटली नजर ना आए, लेकिन अगर तुम ये मुझे क्या सिखा रहा है ये सवाल करो, धीरे धीरे जवाब मिलेगा। तीसरी चीज, चूज करो। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। तुम ये नहीं चूज कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन ये जरूर चूज कर सकते हो कि आगे क्या करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स चूज करने की एबिलिटी, यही सब कुछ बदल देती है। प्रतिज्ञा कहती हैं, विक्टिम माइंडसेट कहता है ये मुझे क्यों हुआ, विक्टर माइंडसेट कहता है अब मैं क्या करता हूं। और यही शिफ्ट विक्टिम से विक्टर, यही है रीबिल्ड योरसेल्फ का कोर मैसेज। इस पार्ट में एक और चीज आती है जो बहुत प्रैक्टिकल है, डेली रिचुअल्स ऑफ रीबिल्डिंग। किताब में प्रतिज्ञा कुछ डेली प्रैक्टिसेस बताती हैं जो तुम्हारी रीबिल्डिंग जर्नी में हेल्प करते हैं। जर्नलिंग, रोज अपने थॉट्स लिखना, ये तुम्हारे अंदर की क्लैरिटी बढ़ाता है। जो तुम्हारे दिमाग में केओटिक लगता था, पेपर पर आते ही स्ट्रक्चर्ड होने लगता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर रोज 3 चीजें लिखना जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। ये प्रैक्टिस तुम्हारा फोकस शिफ्ट करती है, जो नहीं है उससे जो है उसकी तरफ। एफर्मेशंस, रोज अपने आप से एम्पावरिंग बातें करना। ये पहले ऑकवर्ड लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारा इनर डायलॉग बदलने लगता है। मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वॉक हो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। जब बॉडी मूव करती है, माइंड भी शिफ्ट होती है। साइलेंस, रोज कुछ वक्त बस चुप बैठना, नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शन, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। ये सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। रिलेशनशिप्स और रीबिल्ड, दूसरों के साथ भी, खुद के साथ भी। किताब का ये हिस्सा एक्सप्लोर करता है कि हमारे रिलेशनशिप्स हमारी रीबिल्डिंग जर्नी को कैसे अफेक्ट करते हैं। प्रतिज्ञा कहती हैं, तुम वो बनते हो जिसके साथ तुम ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जो खुद को विक्टिम मानते हैं, जो तुम्हारे सपनों को फनी समझते हैं, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, अंदर से बाहरी एनवायरनमेंट तुम्हें वापस खींचता रहेगा। इसलिए अपनी सोशल सर्कल के बारे में कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ किताब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करती है। ये नहीं कह रही कि अपने सभी पुराने लोगों को छोड़ दो, ये कह रही है कि कॉन्शियस रहो कि कौन सा रिलेशनशिप तुम्हें ग्रो करता है और कौन सा तुम्हें ड्रेन करता है। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब नहीं है कि तुम कोल्ड हो, अनकेयरिंग हो। बाउंड्रीज का मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी पीस प्रोटेक्ट करते हो। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ये उनके लिए भी बेटर है जो तुमसे कनेक्टेड है। जब तुम इमोशनली ड्रेन्ड होते हो, तुम किसी के काम नहीं आ सकते। जब तुम इमोशनली हेल्दी होते हो, तुम जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो। अपना ध्यान रखना सेल्फिश नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इस पार्ट में प्रतिज्ञा एक और चीज कहती हैं जो बहुत रिलेटेबल है, फॉरगिवनेस। बहुत लोग रीबिल्ड नहीं हो पाते क्योंकि वो किसी न किसी चीज को या किसी न किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, किसी ने बिट्रे किया, किसी ने गलत किया तुम्हारे साथ, और तुम अभी भी वो बोझ उठाए चल रहे हो। किताब कहती है फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं है, फॉरगिवनेस तुम्हारे लिए है। जब तुम फॉरगिव करते हो, तुम वो चेन हटाते हो जो तुम्हें उस पास्ट एक्सपीरियंस से बांधे हुए था। तुम फ्री हो जाते हो आगे बढ़ने के लिए। ये इजी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, लेकिन ये पॉसिबल है। ईगो और ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़ी लड़ाई। दोस्तों, ये पार्ट थोड़ा फिलोसॉफिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में ईगो के बारे में बात की गई है और कैसे ईगो ही हमारी ज्यादातर अननेसेसरी रिएक्शंस की वजह होती है। ईगो क्या है? ईगो वो सेंस ऑफ सेल्फ है जो हम बनाते हैं, अपनी इमेज, अपनी आइडेंटिटी, अपना मैं। ये इमेज हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर हाल में। तो जब कोई इस इमेज को चैलेंज करता है, हम रिएक्ट करते हैं। कोई तेरी बुराई करे, ईगो रिएक्ट करता है। कोई तेरा काम क्रिटिसाइज करे, ईगो रिएक्ट करता है। कोई तेरी बात न सुने, ईगो रिएक्ट करता है। और ज्यादातर रिएक्शंस जो हमें बाद में एम्बैरेस करती हैं, वो ईगो की रिएक्शंस होती हैं। हम अपनी इमेज बचाने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जो एक्चुअली हमारी इमेज और खराब कर देता है। ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिस ईगो को डिसॉल्व करता है, स्लोली, ग्रेजुअली। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि मैं इस मोमेंट की रिएक्शन नहीं हूं, मैं वो ऑब्जर्वर हूं जो ये सब देख रहा है। और उस पर्सपेक्टिव से ईगो की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर कोई आपको गाली दे, पहली रिएक्शन क्या होगी? जवाब देना, देने की। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करो पहले अपने अंदर, तो तुम देखोगे कि सिर्फ तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ, तुम्हारा एक्चुअल कोई नुकसान नहीं हुआ। और उस एहसास के बाद वो गाली इतनी पावरफुल नहीं लगती। तुम रिस्पॉन्ड कर सकते हो सेनली, कामली, या इग्नोर कर सकते हो। तुम्हारे पास चॉइस होती है। यही फ्रीडम है, रिएक्ट करने की स्लेवरी से ऑब्जर्वेशन की फ्रीडम में आना। जिंदगी के बड़े फैसलों में ऑब्जर्वेशन का रोल। दोस्तों, अब बात करते हैं बड़े डिसीजंस की, क्योंकि सिर्फ डेली रिएक्शंस ही नहीं, बड़े लाइफ डिसीजंस भी हम अक्सर इमोशनली लेते हैं। करियर, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल डिसीजंस, इन सब में इमोशंस ड्राइव करती हैं और हम बाद में पछताते हैं। ये बुक कहती है कि बड़े डिसीजंस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन प्रोसेस चाहिए। पहला, डिसीजन लेने में जल्दी मत करो। जब भी कोई बड़ा डिसीजन सामने आए, अपने आप को टाइम दो। ऑब्जर्व करो कि ये डिसीजन करने की जरूरत फील हो रही है, क्या वो एक्चुअल जरूरत है या सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन। दूसरा, अपने फियर्स और डिजायर्स को क्लियरली ऑब्जर्व करो। अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो चेक करो, क्या ये डिसीजन इस चीज की वजह से ले रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ अच्छा लगता है इस पाथ में, या क्या ये डिसीजन किसी चीज से डर के ले रहे हो। फियर बेस्ड डिसीजंस और डिजायर बेस्ड डिसीजंस दोनों डिफरेंट आउटकम्स देते हैं। तीसरा, बाद में देखो। इमेजिन करो कि 5 साल बाद या 10 साल बाद तुम ये डिसीजन को कैसे देखोगे। ये पर्सपेक्टिव तुम्हें बहुत क्लैरिटी देता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का था जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के स्टार्टअप करना चाहता था। वो बहुत एक्साइटेड था, या शायद वो डर रहा था स्टेबिलिटी से, रूटीन से। उसने एक मेंटर से बात की। मेंटर ने कहा, पहले ऑब्जर्व करो ये एक्साइटमेंट कहाँ से आ रही है। क्या तुम्हें जेन्युइनली ये बिजनेस आइडिया पैशन से खींचता है, या तुम सिर्फ अपनी करंट लाइफ से भागना चाहते हो। ये एक पावरफुल ऑब्जर्वेशन था। लड़के ने समय लिया, रियली ऑब्जर्व किया और रियलाइज किया कि दोनों चीजें थी। कुछ जेन्युइनली बिजनेस में इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ एस्केपिज्म भी था। ये रियलाइजिंग के बाद उसने बेटर प्लान बनाया। जॉब छोड़ने से पहले साइड प्रोजेक्ट शुरू किया, वैलिडेट किया और फिर कॉन्फिडेंट होकर लीप लिया। ऑब्जर्वेशन बड़े डिसीजंस को बेटर नहीं बनाता, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मोर ऑथेंटिक बनाता है। तुम अपनी असली जरूरत से करते हो, नॉट फ्रॉम फियर, नॉट फ्रॉम ईगो, नॉट फ्रॉम पीयर प्रेशर। नया तुम, रीबिल्ड कंप्लीट, द पर्सन यू बिकम। किताब का आखिरी हिस्सा इस सवाल से शुरू होता है, अगर सब कुछ पॉसिबल होता, कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई जजमेंट नहीं, तुम कैसा जीना चाहते? ये सवाल पावरफुल इसीलिए है क्योंकि ये तुम्हारा ट्रू नॉर्थ रिवील करता है, वो जो तुम सच में हो, जो सच में चाहते हो। और प्रतिज्ञा कहती हैं, वो इंसान पहले से एग्जिस्ट करता है, तुम्हारे अंदर, सिर्फ लेयर्स के नीचे दबा हुआ है। लेयर्स ऑफ फियर, सेल्फ डाउट, ओल्ड स्टोरीज, लिमिटिंग बिलीव्स। रीबिल्ड योरसेल्फ मतलब कुछ नया बनाना नहीं है, मतलब है जो पहले से था उसे वापस लाना, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को रिकवर करना। ये जर्नी इजी नहीं होगी। दिन आएंगे जब लगेगा कि सब बेकार है,
दिन आएंगे जब पुरानी बिलीफ्स वापस आएंगी, दिन आएंगे जब गिव अप करना ईजियर लगेगा। लेकिन किताब कहती है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी एवरी टाइम। रोज थोड़ा, रोज एक स्टेप, रोज अपने आप से ऑनेस्ट 1 मिनट, रोज एक पुरानी स्टोरी को चैलेंज करना, रोज एक नया चॉइस, ये सब मिला के एक नया तुम बनाते हैं। और फिर एक दिन जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे, रियलाइज करोगे, वो ब्रेकडाउन जो तुम्हें लगता था कि तेरी जिंदगी खत्म कर देगा, उसने ही तेरी जिंदगी शुरू की। ये थी रीबिल्ड योरसेल्फ की जर्नी, प्रतिज्ञा रुमडे के साथ और द रीडर्स बुक पर आपके साथ। इस किताब का एक कोर मैसेज बार बार आता है, तुम काफी हो, तुम पहले से काफी थे, सिर्फ तुम्हें याद दिलाना था। जो टूट गए हैं उनके लिए ये किताब एक उम्मीद है, जो टूट रहे हैं उनके लिए ये एक हाथ है, और जो अभी ठीक है उनके लिए ये एक आर्मर है। अगर आज की इस जर्नी ने तुम्हें कुछ दिया, एक थॉट, एक शिफ्ट, एक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी, तो द रीडर्स बुक का मकसद पूरा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, ताकि ऐसे और किताबों का सार सीधा तुम्हारे पास पहुंचे। अपना ख्याल रखना, अपने सपनों का ख्याल रखना, और याद रखना, ब्रेकडाउन के बाद ही ब्रेक थ्रू आता है। मिलेंगे अगली किताब में, तब तक द रीडर्स बुक के साथ बने रहो।